हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, इस सीरीज में हम साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम 5 चैप्टर के वीडियोज आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जो है इन वीडियोज को देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों कई बच्चों के कमेंट आते हैं कि इसका पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगा। तो साथियों इसका पीडीएफ फाइल जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए साथियों बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। यानी कि कौन सा कथन है जो स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो साथियों फर्स्ट पॉइंट कि स्वपोषी जीव होते कौन है, तो वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते, उनको बोलते हैं स्वपोषी जीव। अब स्वपोषी जीव में कौन आता है साथियों, तो स्वपोषी जीव में आते हैं हमारे पेड़ पौधे। कौन आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। अभी बात करते हैं ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ये अपना भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है अभी हम बताते हैं आपको। पहले देखते हैं अपना फर्स्ट ऑप्शन, वे कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कैसे पता हमें, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 गैस लेते हैं प्लस जल लेते हैं, यानी कि H2O लेते हैं, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब ये क्लोरोफिल क्या होता है, यह पाया जाता है पेड़ पौधों की पत्तियों में। ठीक है, अभी इसका कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको अवशोषित करने में मदद करता है। कौन, क्लोरोफिल। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12 और O6 यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लस में ये ऑक्सीजन गैस का भी निर्माण करते हैं। कौन, पेड़ पौधे। पता ही होगा सभी को, क्योंकि हमें जो ऑक्सीजन मिलती है वो कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया। और ये जो क्रिया है यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है, अभी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पर, वे कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में भंडारित रखते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में भंडारण कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है, वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेटों में बदल देते हैं। ना जी ना, क्योंकि साथियों अभी हमने देखा उनको जरूरत पड़ेगी किसकी, सूर्य के प्रकाश की। तो सूर्य के प्रकाश की क्या होनी चाहिए, उपस्थिति, ना कि अनुपस्थिति। यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। हमसे यही तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं, वे आहार श्रृंखलाओं में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं। तो साथियों पृथक, पृथक नहीं, यहाँ पर क्या होगा, प्रथम पोषी। कौन सा स्तर बनाते हैं, प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। तो साथियों प्रथम पोषी स्तर क्या होता है, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये प्रथम पोषी स्तर के होते हैं, जबकि हम लोग जो होते हैं वो द्वितीयक पोषी स्तर के होते हैं। कैसे, अब ये जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि ये किसी जीव को नहीं खाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गए, प्रथम पोषी स्तर हो गए। वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्हीं पेड़ पौधों को खा लेते हैं, यानी कि हम लोग कौन से स्तर के हो गए, दूसरे स्तर के हो गए। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जीवों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के जीव खाद्य पदार्थों को शरीर के बाहर पचाकर उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो साथियों ऐसे जीवों को हम बोलते हैं कवक। क्या बोलते हैं,
फंजाई, क्या बोलते हैं? फंजाई बोलते हैं, ठीक है, कवक बोलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इनमें से कवक कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कवक जो होते हैं साथियों, वो क्या करते हैं, अपने जो भोजन कुछ भी लेते हैं उसके लिए कुछ हार्मोन्स निकालते हैं, ठीक है। अब उन हार्मोन्स निकाल कर उन खाद्य पदार्थों को पहले वो बाहर ही पचा लेते हैं। क्या करते हैं? बाहर ही तोड़ लेते हैं, पचा लेते हैं उन हार्मोन्स की मदद से। फिर अपने शरीर में ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो इनमें से कवक क्या है, आपको पता है मशरूम क्या होता है, एक कवक होता है। और जो ब्रेड की फफूंद होती है वो भी क्या होती है, एक कवक होती है। और ईस्ट भी क्या है, एक कवक है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करते। बिल्कुल करेक्ट बात है भैया, क्योंकि जो विषमपोषी प्राणी होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं करते, ठीक है। विषमपोषी प्राणी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए सौर ऊर्जा प्रयुक्त करते हैं। गलत ऑप्शन है भैया, सही कथन नहीं है ये। कैसा गलत ऑप्शन है, ठीक है, कैसा ऑप्शन है, गलत। विषमपोषी प्राणी अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, नहीं जी नहीं, वो तो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, गलत हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, विषमपोषी प्राणी कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेटों में बदलने में समर्थ होते हैं, नहीं जी नहीं, इसमें तो कौन समर्थ होते हैं, स्वपोषी जीव। कौन समर्थ होते हैं, स्वपोषी जीव। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मानव के आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा है? तो साथियों आपको पता है सबसे पहले भोजन कहाँ से आता है, बताओ? आहार नाल में ये है हमारा मुख, ठीक है। तो भोजन कहाँ से आता है, मुख से। कहाँ से शुरू होता है, मुख से। और मुख के बाद कहाँ आता है, ग्रसिका में। ग्रसिका के बाद आता है आमाशय, यानी कि पेट में। पेट के बाद आता है छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में आता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, मुख में, ग्रसिका में, आमाशय में, छोटी आंत में, फिर सबसे एंड में कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंचता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? तो साथी जो हमारी लार होती है वो क्या निकालती है, एमाइलेज नामक एक हार्मोन निकालती है, ठीक है। अभी देखो एमाइलेज कौन निकालता है, अग्नाशय भी निकालता है। अग्नाशय भी एक एमाइलेज नामक हार्मोन को निकालता है, अब लार भी निकालती है। तो जो लार निकालती है उसको हम लार एमाइलेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, लार एमाइलेज, यानी कि अंग्रेजी में इसको सलाइवा एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लार में अगर हमें लार एमाइलेज की कमी हो जाए तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित हो जाएगी? तो साथियों ये लार एमाइलेज होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्टार्च, ठीक है। किसको, स्टार्च को छोटे छोटे, इस बड़े से स्टार्च को छोटे छोटे भागों में तोड़ना इसका काम होता है, ठीक है। तो अभी देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना। यानी कि अभी इसका कार्य था किसको, स्टार्च को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, ठीक है। अब जब इसकी कमी हो गई तो ये छोटे छोटे भागों में विघटित नहीं कर पाएगा, तो यही घटना हमारी क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आमाशय का अय स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुनिए। तो जो आमाशय का अय स्तर होता है वो साथियों श्लेष्मा के कारण, किसके कारण, श्लेष्मा के कारण जो है सुरक्षित बना रहता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो साथियों पहली बात, यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। अभी लीवर से निकलता है हमारा पित्त रस। अभी ये स्टोर कहाँ पे होता है, ये स्टोर होता है अग्नाशय में। कहाँ पर स्टोर हो जाता है, अग्नाशय में। पित्त रस कहाँ स्टोर होता है, अग्नाशय में स्टोर होता है। अभी ये जो पित्त रस है आहार नाल का कौन सा भाग जो है प्राप्त करता है, यकृत, यकृत से। तो साथियों जो हमारी छोटी आंत होती है वो यकृत से पित्त रस को प्राप्त करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गईं। चावल का पानी
नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या पाया जाता है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि चावल के पानी में पाया जाता है स्टार्च। क्या पाया जाता है? स्टार्च, जिसके कारण जो है अगर हम इसमें क्या डालेंगे चावल के पानी में, अगर हमने आयोडीन की कुछ बूंदें डाली, क्या डाली? आयोडीन की कुछ बूंदें डाली, तो ये हो जाएगा नीले काले रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस किसके कारण? स्टार्च होता है जिसके कारण जो है चावल का पानी जो है नीले काले रंग का हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पचता है? तो साथियों सबसे पहले हमारा भोजन कहाँ आता है? मुख में आता है, ठीक है, और पाचन हमारा मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि अंतिम रूप से कहाँ पचता है भोजन। तो अंतिम रूप से हमारा जो भोजन होता है वो छोटी आंत में पच जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो पहली बात तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि यह जो रस है वह कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से। जब अग्नाशय रस है तो कहाँ से निकलेगा? अग्नाशय से निकलेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं इस अग्नाशय रस में साथियों 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने एंजाइम? 3 एंजाइम। कौन कौन से? एक तो पाया जाता है ट्रिप्सिन। कौन सा पाया जाता है एंजाइम? ट्रिप्सिन पाया जाता है। वहीं पर एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज। क्या पाया जाता है? एमाइलेज, जो कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ठीक है। इसके अलावा एक एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। कौन सा? लाइपेज। अभी आपको साथियों पता होना चाहिए कि इस ट्रिप्सिन का क्या वर्क होता है। तो साथियों ट्रिप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना? प्रोटीन का पाचन करना, ठीक है। किसका वर्क होता है? ट्रिप्सिन का। अभी बात करें एमाइलेज का वर्क क्या होता है साथियों, तो एमाइलेज का वर्क होता है माल्टोज का पाचन करना। किसका? माल्टोज का। किसका? माल्टोज का। इसके बाद बात करें लाइपेज का कार्य क्या होता है साथियों, तो लाइपेज का कार्य होता है छोटी वसा का पाचन करना। कैसी वसा का? छोटी वसा जो कि पहले से ही जो है अन्य अंगों के द्वारा क्या कर दी गई है? छोटी कर दी गई है, छोटे छोटे भागों में तोड़ दी गई है, जिसको हम बोलते हैं पायसीभूत। क्या कर दी गई है? पायसीभूत। अभी बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। तो पहले ऑप्शन में है ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। लाइपेज कार्बोहाइड्रेटों को, ना जी ना, लाइपेज किसको पचाता है? वसा को पचाता है, वो भी छोटी वसाओं को। ट्रिप्सिन पायसीभूत वसाओं को पचा देता है, नहीं जी, प्रोटीनों को पचाता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और लाइपेज वसाओं को पचाता है, गलत है, ठीक है। ट्रिप्सिन प्रोटीनों को पचा देता है, बिल्कुल सही बात है। लाइपेज पायसीभूत यानी कि छोटी छोटी जो वसाएं होती हैं उनको पचाने का कार्य कौन करता है? लाइपेज करता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है? तो साथियों ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है दूधिया हो जाता है। इसको मैंने विद डिटेल शायद फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया या सेकंड चैप्टर में बताया है, कैसे जो है जो हमारा चूने का पानी होता है वो दूधिया रंग का हो जाता है। ये हमने विद डिटेल बताया है, ठीक है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, ईस्ट में अवायवीय अभिक्रियाओं का सही क्रम क्या होता है? साथियों ईस्ट में अवायवीय, तो पहली बात तो अवायवीय क्रिया क्या होती है साथियों? अवायवीय क्रिया वो होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किसकी? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उस अभिक्रिया को बोलते हैं वायवीय अभिक्रिया, ठीक है। अभी देखो बात करते हैं ईस्ट में किस प्रकार से अभिक्रिया होती है। तो साथियों ग्लूकोज 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 सभी में दिया गया है, सही बात है। अभी ग्लूकोज जो है कहाँ पर टूटता है, किसके द्वारा तोड़ा जाता है? तो ये तोड़ा जाता है किसके द्वारा? कोशिका द्रव्य के द्वारा। कहाँ पर टूटता है? कोशिका द्रव्य में टूटता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ये इसमें निर्माण होता है किसका? पायरूवेट का। और ये जो पायरूवेट है वो कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम बिजली घर बोलते हैं, ठीक है। कोशिका का बिजली घर बोलते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। वहां पर पायरूवेट टूट जाता है। किसमें टूटता है साथियों? ये टूटता है हमारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें टूट जाता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, यानी यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इसके अलावा जो है हमने देखा यहाँ पर ये जो दोनों ऑप्शन है ये डी वाला भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन कैसे एक जैसे, यानी ए करेक्ट होगा या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, वायवीय श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो साथियों आइए बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। अभी देखो जो वायवीय श्वसन होता है जो कि होता है मानवों में, कहाँ किस में होता है? मानवों में होता है। अभी बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की, ग्लूकोज कहाँ पर टूटता है? क्या माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है? ना जी ना, ग्लूकोज कहाँ पे? अभी पिछले ही क्वेश्चन में बताया कहाँ टूटता है भैया, कोशिका द्रव्य में। तो अभी ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, ग्लूकोज टूटा किसमें? कोशिका द्रव्य में। अब टूटेगा किसमें साथियों? ये टूटेगा हमारा पायरूवेट में प्लस ऊर्जा में। किसमें? पायरूवेट प्लस ऊर्जा में टूटता है, यानी ऊर्जा यहाँ पर नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन ये भी गलत हो गया। ठीक है, अभी सी ऑप्शन पे आए तो हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पर ग्लूकोज भी है, कोशिका द्रव्य में टूट गया, पायरूवेट प्लस ऊर्जा में। अभी कहाँ टूटेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा। कहाँ पे टूटेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी प्लस जल मिलेगा, और साथियों साथ ही साथ हमें यहाँ पर ऊर्जा भी मिलती है। क्या मिलती है? ग्लूकोज से क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा भी तो मिलती है, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन जो है श्वसन के संबंध में सही है? अंतः श्वसन के दौरान पसलियां भीतर की तरफ चली जाती हैं और डायफ्राम ऊपर उठ जाता है। तो साथियों डायफ्राम तो हमारा ऊपर उठ जाता है, लेकिन पसलियां जो होती हैं वो बाहर की तरफ आती हैं। कहाँ आती हैं? बाहर की तरफ आती हैं, भीतर की तरफ नहीं जाती। कहाँ आती हैं? बाहर की तरफ आती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा गलत हो जाएगा। कूपिकाओं के भीतर गैसों का विनियमन होता है, अर्थात कूपिकाओं की वायु की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में पहुंच जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो कूपिकाएं होती हैं उनकी वायु जो है, जो वायु की ऑक्सीजन होती है वो विसरित होकर कहाँ पहुंच जाती है? हमारे ब्लड में पहुंच जाती है। और जो रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो विसरित होकर कूपिकाओं की वायु में चली जाती है। बिल्कुल करेक्ट, यानी कि सेकंड ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति अधिक बंधुता होती है। ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा हमारा। कूपिकाओं के कारण गैसों के विनिमय के लिए अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, यानी फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, यानी सेकंड और फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो साथियों आपको पता है, ये देखिए एक स्ट्रक्चर है, मान लो ये मुंह है, ठीक है, ये मुंह है और ये इसी में नाक है, ठीक है। मुंह और नाक से कुछ वायु अंदर गई, ठीक है। अब जहाँ से मुंह और नाक की जो वायु मिली जाकर उस स्थान को हम बोलते हैं ग्रसनी। तो पहले तो जाएगी कहाँ से? नासिका से वायु, यानी कि नासिका द्वार होगा, उससे वायु गई और कहाँ पहुंची? ग्रसनी में। कहाँ पहुंची? ग्रसनी में। अभी ग्रसनी से नीचे होता है हमारा कंठ, सभी को पता होता है, गले में होता है ना, ये इसको क्या बोलते हैं? कंठ। अभी कहाँ पहुंची? कंठ में वायु पहुंची, और कंठ के बाद कहाँ पहुंच जाएगी? श्वास नली में पहुंच जाएगी, ठीक है। और श्वास नली के बाद जो वायु होगी वो कहाँ पहुंच जाएगी? छोटी छोटी कूपिकाओं में पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंचेगी? कूपिकाओं में। और कूपिकाओं के बाद जो है वायु कहाँ पहुंचेगी? वो पहुंच जाएगी हमारे लंग्स यानी कि फेफड़ों में। तो ये क्रम होता है किसका? वायु प्रवाह का अंतः श्वसन के दौरान, यानी कि ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा मिल रहा है? सबसे पहले नासाद्वार में, फिर कंठ में, फिर ग्रसनी में। नहीं जी, पहले जाएगी ग्रसनी में, उसके बाद कंठ में। ऑप्शन गलत हो गया। नासा मार्ग, नासाद्वार, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। सबसे पहले कंठ में, नहीं जी नहीं, सबसे पहले कहाँ जाएगी? नासाद्वार में, फिर ग्रसनी में, फिर कंठ में, फिर श्वास नली में, फिर कूपिकाओं में, और इसके बाद कहाँ चली जाएगी? लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ पर होता है? यानी कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो कहाँ पर होता है?
आपको पता होना चाहिए जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ छोटी छोटी कूपिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? छोटी छोटी कूपिकाएं पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं? वायु को ऑब्जर्व करती हैं, ठीक है, और वायु को ऑब्जर्व जब करती हैं फिर उसके बाद ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन को तो ग्रहण कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देती हैं। यानी कि यह कार्य जो कहाँ पर होता है? वो होता है फेफड़ों की कूपिकाओं में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों, मैं हृदय की एक रफली आकृति बना लेता हूँ। मान लीजिए ये हृदय है, ठीक है, यह बटा होता है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं भैया आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद, ठीक है। इसको बोलेंगे हम बायां आलिंद। क्या बोलेंगे? बायां आलिंद। और इसको बोलेंगे दायां आलिंद। क्या बोलेंगे? दायां आलिंद। और नीचे के भागों को बोलते हैं निलय। ये हो जाएगा हमारा बायां निलय और ये क्या हो जाएगा? दायां निलय, ठीक है। अभी रक्त क्या करता है? हमारे शरीर के जो हृदय में आता है तो कहाँ से प्रवेश करता है? बाएं आलिंद से प्रवेश करता है। इसके बाद आता है कहाँ पर? बाएं निलय में। कहाँ पर आ जाएगा? बाएं निलय में। अब बाएं निलय से कहाँ जाएगा रक्त हमारा? तो बाएं निलय में एक धमनी ऐड होती है जिसको हम महाधमनी बोलते हैं, ठीक है। इससे रक्त कहाँ चला जाता है? सभी अंगों में चला जाता है। कहाँ पर जाता है? बाकी के सभी जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उनमें रक्त चला जाता है। अभी उन सभी अंगों से फिर से जो रक्त होता है वो कहाँ आ जाता है? हृदय में, जो कि प्रवेश करता है कहाँ से? दाएं आलिंद से। कहाँ से? दाएं आलिंद से। अब दाएं आलिंद से वापस रक्त कहाँ आता है? दाएं निलय में। कहाँ पे आता है? दाएं निलय में। अब दाएं निलय से फिर से जो हमारा रक्त होता है वो कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में चला जाता है। यानी कि हमारे शरीर में जो है दोहरी परिसंचरण होता है। दोहरा, कितना? दोहरा। जबकि मछलियों में एकल परिसंचरण होता है रक्त का। कितना? एकल। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी देखते हैं अपने ऑप्शन। बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजनित रुधिर शरीर प्राप्त करता है। नहीं जी नहीं भैया, देखो बायां आलिंद अभी हमने बताया ये है हमारा बायां आलिंद। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि ये यहाँ से कहाँ से? बाएं निलय से जो हमारा रक्त निकलता है महाधमनी के माध्यम से और सभी अंगों में चला जाता है। अब इनसे कहाँ पहुँचता है? यहाँ से रक्त पहुँचता है कहाँ पर? हमारे दाएं आलिंद में। कहाँ पर पहुँचता है? दाएं आलिंद में, ना कि बाएं आलिंद में। यानी कि ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं। बायां निलय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। जो बायां निलय होता है, मान लो ये है भैया हमारा बायां निलय, ये वाला, ठीक है, ये है बायां निलय। ये ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में, अभी हमने बताया महाधमनी के माध्यम से ये विभिन्न भागों में क्या कर देता है? रक्त को पंप कर देता है। जबकि दायां निलय भी ऑक्सीजनित रुधिर को फेफड़ों में पंप कर देता है। अभी देखो यहाँ से गया कहाँ पर? दाएं 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 आलिंद में, ठीक है। दाएं आलिंद से कहाँ है? दाएं निलय में। और दाएं निलय से कहाँ चला जाता है? फेफड़ों में, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। यानी कि सेकंड ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। अभी बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन पर। थर्ड ऑप्शन है हमारा बाएं आलिंद में ऑक्सीजनित रुधिर दाएं निलय में चला जाता है। अभी देखो किसकी बात कर रहा है? बाएं आलिंद की। ये है हमारा बायां आलिंद। इससे जो है रुधिर दाएं निलय में चला जाता है। दाएं निलय में, तो भैया दाएं निलय में थोड़ी ना जाता है। कहाँ जाता है? बाएं निलय में जाता है। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अभी देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। दायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। जो हमारा दायां आलिंद है वो कहाँ पर है? देखिए ये है हमारा भैया दायां आलिंद। ये क्या है? दायां आलिंद। क्या ये शरीर के विभिन्न भागों, हमने बताया यहाँ से कहाँ से? बाएं निलय से निकला। बाएं से निलय से रक्त निकला और सभी अंगों में गया और सभी अंगों से कहाँ गया? दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद से जो है ये कह रहा है विभिन्न भागों से भी ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है। जबकि बायां निलय, जो बायां निलय होता है हमारा, ये है बायां निलय, ये वाला है बायां निलय नीचे, ठीक है। ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। यानी सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन साथियों? ये है हमारा हृदय, ठीक है। अभी हृदय से मान लो ये आया हमारा रक्त बाएं आलिंद में पहले, फिर बाएं आलिंद से रक्त कहाँ पर आया? बाएं निलय में।
अभी बताओ ये रक्त इसमें कैसे आएगा? ये जब संकुचित होगा तभी तो इसमें आएगा। अभी इनके बीच मान लो क्या ऐसी चीज क्या लगी है कि इधर से रक्त इधर नहीं जा रहा, यानी कि इस जो बायां आलिंद का रक्त है बाएं निलय में आ रहा है, लेकिन बाएं निलय से जो है बाएं आलिंद में रक्त नहीं जा रहा है। ऐसा क्या कारण है? तो इनके बीच में छोटे छोटे क्या लगे होते हैं? बाल्ब लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बाल्ब। इन बाल्ब को हिंदी में बोलते हैं कपाट। क्या बोलते हैं? कपाट। जिनके कारण से क्या होता है? जिनके कारण से जो रक्त होता है वापस नहीं जा पाता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए करेक्ट हो जाए, यानी कि हृदय के भीतर स्थित कपाट जो हैं उनको वापस नहीं जाने देते, यानी यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अभी साथियों काफी लंबा वीडियो हो चुका है, अभी इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं। एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रवाहित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? तो साथियों अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे शरीर में दोहरा सर्कुलेशन होता है, यानी कि दोहरा परिसंचरण होता है, लेकिन जो मछलियां होती हैं उनमें क्या होता है? उनमें एकल परिसंचरण पाया जाता है, यानी एक ही बार हृदय में रक्त जाता है, और हमारे शरीर में 2 बार हृदय में रक्त जाता है। पहले तो एक रक्त आता है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है? फिर से घूम के पुनः जो है रक्त कहाँ पर आ जाता है? सभी अंगों से घूमकर फिर से हृदय में रक्त आता है। तो अभी इसमें से हमें छांटना है इनमें से मछलियां कौन सी हैं। अभी देखो व्हेल भी मछली होती है, डॉल्फिन भी मछली होती है, कछुआ मछली नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो साथियों अभी बात करते हैं यहाँ पर हाइला, राना और डेक्रो। इसमें मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिए गए हैं ये सब हिप्पोकैम्पस, एक्जोसीटस और एनाबस, ये तीनों क्या है? मछलियों के प्रकार हैं, यानी कि कई प्रकार की ये मछलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। निम्नलिखित कशेरुकी समूह में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। अच्छा, किसका हृदय जो है ऑक्सीजनित रुधिर को फिर से जो है कहाँ पर सभी भागों में पंप नहीं करता है? तो साथियों अभी बताया हमने ऐसा होता है मछलियों में। किसमें होता है? मछलियों में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, केवल पिसीज में। ठीक है, अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। तो धमनियों का वर्णन करने के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो अभी हम बढ़ते हैं अपने सीधे राइट आंसर की ओर और उसी को डिस्कस करते हैं। तो 21 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनकी जो धमनियां होती हैं उनकी भित्तियां प्रायः मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। इसमें रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है। धमनियों में कैसे? उच्च दाब के साथ, यानी कि जब प्रेशर पड़ता है तब जो है रक्त बहता है धमनियों में। ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती हैं, यानी कि जो धमनियां होती हैं वो क्या करती है? हृदय से शरीर के अलग अलग भागों तक ले जाती है। कौन? धमनियां। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। वृक्कों का निस्यंदक इकाइयों को कहते हैं, यानी वृक्कों की निस्यंदक इकाइयां किसे कहते हैं ये कहना चाह रहा है। तो साथियों नेफ्रॉन को जो है वृक्कों की हम निस्यंदक इकाइयां कहते हैं। वृक्क मीन्स किडनी। किडनी की जो निस्यंदक इकाइयां होती हैं उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज, यानी C6H12O6 और प्लस में O2 गैस। तो ये जो O2 गैस बन रही है ये किसके कारण बन रही है, यानी कि किससे प्राप्त होती है ये ऑक्सीजन गैस? तो ये बनती है जल के कारण। किसके कारण? जल के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 23 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है? यानी कि ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा, अब जो ऊतकों से हमारा रुधिर बाहर आता है इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, जल की, हीमोग्लोबिन की या ऑक्सीजन की? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? जीव समय के साथ वृद्धि करते हैं ना भैया, पेड़ पौधे भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं।
बिल्कुल करेक्ट है। जीवों को अपने शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करते रहना चाहिए। टूट फूट, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। टूट फूट मतलब ये थोड़ा अजीब सा वर्ड दे दिया यहाँ पे, टूट फूट, ठीक है, यानी चोट वोट लगे उसकी मरम्मत करती रहनी चाहिए, ठीक है, इलाज वगैरह करवाते रहना चाहिए। उसे अपनी संरचना को बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। कोशिकाओं में अणुओं की गति नहीं होती है, तो कोशिकाओं में अणुओं में गति होती है, यानी ये ऑप्शन रॉन्ग है। जब रॉन्ग है तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखो डी ऑप्शन भी देख लें। ऊर्जा जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। अभी बढ़ते तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन पर। स्वपोषी में निश्चित रहने वाली आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है, यानी जो स्वपोषी जीव होते हैं उनमें जो है आंतरिक ऊर्जा किसके रूप में मतलब स्टोर होती है। निश्चित का मतलब यहाँ पे क्या है, किस रूप में स्टोर होती है। तो यहाँ पर साथियों हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस रूप में, स्वपोषियों में स्टार्च के रूप में। पहले भी कर चुके हैं हम कि स्टार्च के मतलब कार्बोहाइड्रेट को किस रूप में स्टोर करते हैं पेड़ पौधे, तो वो स्टार्च के रूप में। वही तो बात है यहाँ पे, पेड़ पौधे करें या स्वपोषी करें, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में। हम लोग किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। तो हमारे अगर बात होती किसकी, विषमपोषी की, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। अभी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन से समीकरण को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण माना जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण क्या होता है। अभी यहाँ पर देखो बिल्कुल एग्जैक्ट देख लो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। तो साथियों देखो इसमें पड़ती है हमें सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता। तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है, यहाँ दोनों नहीं है, ठीक है, तो दोनों गलत हो गए। यहाँ पर भी क्लोरोफिल भी है, सूर्य का प्रकाश भी है, यहाँ पर भी है, तो दोनों ऑप्शन अभी बन सकते हैं। देखते हैं, देखो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और जल की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसी मात्रा में पड़ती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा साथियों यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पौधे जो हैं वो किसका, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल का निर्माण करते हैं। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। उस घटना का चयन कीजिए जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती। तो इनमें से कौन सी घटना है जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, पहले ही बता चुके हैं, क्लोरोफिल की मदद से जो है पेड़ पौधे क्या कर पाते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर पाते हैं, सही बात है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइडों का कार्बोहाइड्रेटों में अपचयन, बिल्कुल सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है किस में बदल जाती है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो ग्लूकोज होता है क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन, भैया कार्बन डाइऑक्साइड बनती ही नहीं है, ये तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, बिल्कुल प्रकाश मिलता है और किस में चेंज हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हमसे क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी बढ़ते हैं 29 नंबर पर। तो 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पौधों में रंध्रों का खुलना तथा बंद होना निर्भर होता है, यानी कि पौधों में जो रंध्र खुलते हैं और वो बंद होते हैं ये किस बात पर निर्भर करता है। तो साथियों जो पौधों में कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इनका खुलना और बंद जो होना है वो जो कोशिकाओं के अंदर जो जल पाया जाता है उस पर निर्भर करता है। किस पर, कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले जल पर निर्भर करता है रंध्रों का खुलना और बंद करना। ऐसा ऑप्शन किसमें है, ऐसा ऑप्शन है द्वार कोशिकाओं के अंदर उपस्थित जल पर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। तो आपको पता ही है, यूरिया के रूप में। किस रूप में, यूरिया के रूप में। अभी एक से ज़्यादा ऑप्शन है यहाँ पर सही, और साथ ही साथ नाइट्रेट एवं नाइट्राइट के रूप में भी अवशोषित करते हैं, यानी कि सेकंड और थर्ड किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है? तो साथियों, भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम होता है एमाइलेज। कौन सा होता है? एमाइलेज, जो कि किसके द्वारा? लार के द्वारा। किसके द्वारा निकलता है? लार के द्वारा। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट ऑप्शन है पायरूवेट को ईस्ट की सहायता से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है। बिल्कुल, हमने पढ़ा था पायरूवेट किस में बदलता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। ये हम पहले एक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। वायवीय जीवाणुओं में किण्वन होता है? ना जी ना, होता तो किसमें है? होता तो अवायवीय जीवाणुओं में है। किसमें होता है? अवायवीय जीवाणुओं में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में किण्वन होता है? ना जी ना, किण्वन कहाँ पे होता है? वो हो जाता है साइटोप्लाज्म में। किण्वन कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। किण्वन अवायवीय श्वसन का ही एक रूप है। बिल्कुल सही बात है। किसका रूप है? अवायवीय श्वसन का, ना कि वायवीय श्वसन का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है। तो साथियों, इसका कारण क्या है कि ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई हमारे शरीर में तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट की खिलाड़ी जो होते हैं उनकी पेशियों में प्रायः खिंचाव हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो साथियों, ऐसा होता है पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। जो पायरूवेट होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदलने लगता है जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है? तो साथियों, आपको पता होना चाहिए मूत्र का सही मार्ग। तो मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? वृक्क में। कहाँ पर हो जाता है? किडनी में। अब किडनी से कहाँ जाता है? मूत्र नलियों में, और मूत्र नलियों से फिर इकट्ठा होता है मूत्राशय में। फिर कहाँ से? मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर हमारा मूत्र निकल जाता है। तो मूत्र का सही मार्ग क्या हो जाएगा? वृक्क वृक्क वृक्क, यानी तीनों ऑप्शन बन सकते हैं। ये तो हो गया रॉन्ग, यानी कि क्या आ जाएगा? वृक्क। वृक्क के बाद कहाँ जाएगा? मूत्र नलियों में, और मूत्र नलियों के बाद जाएगा मूत्राशय में, और मूत्राशय के बाद जाएगा मूत्र मार्ग में। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, मानवों के ऊतकों में ऑक्सीजन के कमी होने के कारण पायरूवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? तो भैया अभी आपको बताया कि जो पायरूवेट अम्ल जो है वो टूटने लगता है किसमें? लैक्टिक अम्ल में। किसकी कमी के कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, तो ये कहाँ पर टूटता है? ये टूटता है साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ तक थे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि हमने आज के इस 6 चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बड़े ही अच्छे ढंग से समझा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।